Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. भारत को -5% की ग्रोथ से +5% की ग्रोथ पर सिर्फ कुछ ही सालों में लाने वाले हमारे प्यारे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, उन्होंने ये कैसे कर दिखाया, आइए देखते हैं। जब भारत को आजादी मिली तब प्रणब मुखर्जी 12 साल के थे। एक साधारण एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बावजूद उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी उन्हें औरों से अलग बनाती थी। वो जो भी चीज एक बार पढ़ लेते फिर कभी नहीं भूलते। वो पॉलिटिक्स में कभी आना ही नहीं चाहते थे। वो तो किताबों और आंकड़ों की दुनिया में खोए हुए थे। लेकिन 1969 के इलेक्शन के दौरान उन्हें इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अपॉइंट किया गया और उनकी तेज बुद्धि ने उन्हें पॉलिटिकल पंडितों की नजर में ला खड़ा किया। इतना कि इंदिरा गांधी, जो 1971 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थीं, उन्होंने ये जिद पकड़ ली कि उन्हें प्रणब उनके कैबिनेट में चाहिए। प्रणब जी को लोकसभा की टिकट दिलवाई गई और उन्हें जल्द ही मंत्रिमंडल का हिस्सा बनवा दिया गया। प्रणब जी जल्द ही प्रधानमंत्री के भरोसे को सही साबित करने लगे और उनकी असली क्षमता को पहचानते हुए उन्हें 1982 में देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाना और भी बड़ी बात थी, क्योंकि भारत उस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और उसकी जीडीपी -5% के करीब आ पहुंची थी। प्रणब जी को सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि देश बचाने के लिए बुलाया गया था। आंकड़ों के पंडित और उस वक्त के देश के यंगेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब जी जल्द ही इस काम में लग गए और काफी पॉलिसी चेंजेस लाने के बाद अपने ही कार्यकाल में इंडिया को -5.2% से +5.7% ग्रोथ पर ले आए। उन्होंने इसी वक्त ऑपरेशन फॉरवर्ड के तहत 5.8 बिलियन का लोन भी IMF को रिटर्न किया। इसके बाद उनका कद कांग्रेस में इतना बढ़ गया कि वो अकेले ऐसे नेता थे जो मीटिंग्स में इंदिरा गांधी की जगह अध्यक्षता कर सके। एक समय ऐसी बातें होने लगी थीं कि इंदिरा गांधी जी के बाद प्रणब जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उसी वक्त इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई और राजीव गांधी जी को देश की कमान दी गई। राजीव और प्रणब जी के देश को लेकर विजन्स अलग थे, जिस वजह से प्रणब जी, जो कि कभी पॉलिटिशियन बनना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने बैक सीट ले ली। लेकिन फिर राजीव गांधी जी की भी हत्या कर दी गई और नरसिम्हा राव जी ने सरकार बनाई। उन्होंने प्रणब को उनके वनवास से वापस बुलाया और 1991 में प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन बनाया और फिर 1993 में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। ये वो वक्त था जब इंडिया लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ रहा था। पॉलिसीज के मामले में प्रणब मुखर्जी दूसरे नेताओं से कहीं आगे थे। 2006 में उन्होंने इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर भारत को न्यूक्लियर ट्रेड करने में सक्षम बनाया, जो कि सिर्फ चंद चुनी हुई कंट्रीज ही कर सकती हैं। और इसके बाद जब वो वापस फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने ही वन नेशन वन टैक्स के मोटो के साथ जीएसटी का फ्रेमवर्क तैयार किया। उनका हर स्ट्रोक अपने आप में मास्टर स्ट्रोक था और इसी वजह से उन्हें चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की उपाधि मिली। प्रणब जी के करियर का पीक तब आया जब उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, लेकिन वहां भी उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए जो भारत को एक नई पहचान देने में सफल रहे। सबसे पहले वो प्रेसिडेंट के पद को जनता के करीब लाए और हिज एक्सीलेंसी बुलाए जाने से इनकार करते हुए उन्होंने सालों की प्रथा को बदल दिया। उनके ही कार्यकाल में वो प्रेसिडेंट ऑफिस को ट्विटर पर लाए ताकि वो प्रेसिडेंट के पद को लोगों के लिए एक्सेसिबल बना सकें। और तो और
प्रेसिडेंट के ऑफिस में पेंडिंग लाइफ सेंटेंसेस को फास्ट ट्रैक किया और कसाब जैसे टेररिस्ट को उनकी सजा दिलवाई। प्रणब जी भारत और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में इतने रमे हुए थे कि बेधड़क किसी भी सेक्शन का कोई भी हिस्सा सुनाकर अपने पॉलिटिकल विरोधियों को संसद में ही चित कर सकें। शायद इसी नॉलेज की वजह से वो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट बनकर उभरे और उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2020 में प्रणब जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कई ज्ञान की बातें हमारे लिए छोड़ गए, जिनमें से एक है हेट्रेड एंड इंटॉलरेंस will only lead to dilution of our country.